अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 एमडी कैट 2025 सीरीज़ का। और आज के लेक्चर में हम वेक्टर्स के एमसीक्यूज़ देखेंगे जो आपके एमडी कैट का पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। उम्मीद है कल के लेक्चर में आपने वेक्टर्स के तमाम जो पॉइंट्स हैं वो अपने साथ नोट डाउन और मेमोराइज़ कर लिए होंगे और इस वर्कशीट को भी आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलें आगाज़ करते हैं फ़िज़िक्स के वेक्टर्स के एमसीक्यूज़ का। तो आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन इन द सेम प्लेन। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस आर नॉट नोन। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे एक एक्सट्रीम केस ये है कि वो दोनों फोर्सेस पैरेलल हों और दूसरा एक्सट्रीम केस ये है कि वो जो दोनों फोर्सेस हों वो एंटी पैरेलल हों। तो पैरेलल के केस में आपका जो नेट रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो 7 न्यूटन होगा और एंटी पैरेलल के केस में जो नेट रिज़ल्ट आएगा वो 1 न्यूटन होगा। तो इसका ऑप्शन जो आपके साथ बनता है स्टूडेंट्स वो आपके साथ बनता है चार्ली ऑप्शन। ठीक है कि वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के दरमियान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है और वो अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ये है कि वो तीसरा फोर्स हमें इस क्वेश्चन में नहीं गिवन। ठीक है, लेकिन 2 फोर्सेस हमें गिवन है स्टूडेंट्स। एक फोर्स का नाम जो है वो W है जो कि 4.5 न्यूटन है। दूसरे फोर्स का नाम जो है वो F है जो कि 6.2 न्यूटन है। स्टूडेंट्स आप विजुअलाइज करें तो इस पे जो तीसरा फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। वो जो आपके साथ जो आपके साथ R है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि इसकी वजह ये है कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिज़ल्ट होगा ना, इन दोनों फोर्सेस का रिज़ल्ट कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इन फोर्सेस का रिज़ल्टेंट कुछ ऐसा होगा। तो ये जो रिज़ल्टेंट होगा इसे इस फोर्स ने बैलेंस करना होगा और इसके लिए उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए। तो आप ज़रा ऑप्शंस में देखें तो या तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन पॉसिबल है या ये ऑप्शन पॉसिबल है। अब हम इसके मैग्नीट्यूड पे डिसाइड करेंगे। तो स्टूडेंट ज़रा इन दोनों फोर्सेस का रिज़ल्टेंट फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का जो एंगल है वो 90 है। तो 90 एंगल पे रिज़ल्टेंट में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम सिंप्लिसिटी के लिए 4 और इस वैल्यू को सिंप्लिसिटी के लिए 6 कंसिडर कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आपके साथ हो जाएगा 16 प्लस 36। 16 प्लस 36 से स्टूडेंट्स आपका जो आंसर आएगा वो 2 और ये तकरीबन 52 अंडर द रूट आएगा। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर ये नंबर 49 होता, 49 पे अंडर रूट जो है वो 7 के इक्वल आएगा। तो इसका नंबर 7 से हाई होना चाहिए और 7 से नियरेस्ट हाई जो हमें नंबर मिल रहा है वो हमारे साथ अल्फ़ा ऑप्शन है। तो इस एमसीक्यू में करेक्ट ऑप्शन आपके साथ अल्फ़ा हो गया। नेक्स्ट, इफ़ एन यूनिट वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के P जो वेक्टर है, देखें P में मैग्नीट्यूड भी है
और P में डायरेक्शन भी है। अब वो इस P डायरेक्शन को कह रहे हैं कि ये P डायरेक्शन असल में n यूनिट वेक्टर है, तो हम इसकी जगह n यूनिट वेक्टर पुट कर देते हैं और n यूनिट वेक्टर को सब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे P मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना होगा, तो ये P मैग्नीट्यूड डिवाइड हो गया। तो इसके मुताबिक करेक्ट ऑप्शन आप देखें तो आपके साथ अल्फ़ा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिट वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस। स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि ये जो है ना ये एक यूनिट वेक्टर है, तो अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो फिर तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए। तो हम इसका जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, इसी तरह जो y कंपोनेंट है उसका भी स्क्वायर ले लेते हैं और जो z कंपोनेंट है इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं और ये जो इस पे अंडर रूट होगा तो ये 1 के इक्वल होगा। अंडर रूट यहाँ पे लेने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर्स ले लें तो वापस उसका रिज़ल्ट जो है वो 1 के इक्वल आ जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके साथ हो जाएगा 64/100 प्लस 25/100 प्लस t स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, फिर 64 और 25 का अगर हम इनका LCM ले लें तो ये आपके साथ जो है हो जाएगा 89/100 प्लस t स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो t स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 89/100। तो इससे आपके साथ स्टूडेंट्स LCM लेने के बाद 11/100 आ जाएगा और 11/100 से 0.11 आता है। ये t स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट लेंगे तो 0.11 अंडर द रूट, मतलब आपके साथ करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो पूरा हो जाएगा। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ P इज़, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ P का मतलब स्टूडेंट्स के आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर द रूट। तो 3 स्क्वायर से आपके साथ 9, फिर प्लस 16, फिर प्लस 25। अब 9 प्लस 16 से भी 25 आता है और 25 प्लस 25 से आपका आंसर अंडर रूट 50 आ जाएगा। अंडर रूट 50 को स्टूडेंट्स आप 5 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, जिसमें एक 5 जो होगा ये अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, तो आपका आंसर 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसके 4 भी ऑप्शन है। स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ a प्लस बी इज़ आ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, तो अगर a प्लस बी यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस, इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली a प्लस बी किसके इक्वल है, i यूनिट वेक्टर के इक्वल है। तो अब उसमें आपने बताना है कि b कौन सा ऑप्शन है। तो ज़रा आप देखें स्टूडेंट्स, इस वेक्टर a को देखें और इस वेक्टर b को देखें। ये देखें माइनस जे प्लस जे के साथ कैंसिल और प्लस के माइनस के साथ कैंसिल। तो a प्लस बी से सिंपल क्या आ जाएगा आपके साथ, a प्लस बी से सिंपल i ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ बीटा है। स्टूडेंट्स, द सम ऑफ वेक्टर्स P and Q at right angle to their difference। अच्छा, वो कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स का जो सम है वो जो है द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज़ एट राइट एंगल टू देयर डिफरेंस। मतलब P प्लस Q जो है, P प्लस Q उससे जो रिज़ल्ट आ रहा है और P माइनस Q से जो रिज़ल्ट आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पॉसिबिलिटी जो है तभी पॉसिबल है। देखें आप इसमें जो है आप लेट्स सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लेना। लेट्स सपोज़ ये हमारे साथ एक वेक्टर है P और ये हमारे साथ एक वेक्टर है Q। ठीक है, और एंगल जो इनके दरमियान है स्टूडेंट्स वो है 90 डिग्रीज़ और P का जो मैग्नीट्यूड है वो
क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो अब ज़रा इसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम ऐड करते हैं। देखें, पहले हमने P ड्रा कर लिया, फिर हमने जो है Q ड्रा कर लिया, तो इसका जो रिज़ल्टेंट बनेगा स्टूडेंट्स वो ये बनेगा, P प्लस Q का रिज़ल्टेंट। इसको हम कह देते हैं P प्लस Q। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस रिज़ल्टेंट का जो एंगल होगा वो 45 डिग्रीज़ होगा, क्योंकि इन दोनों की लेंथ आपके साथ क्या है, सेम है। अब अगर हम P माइनस Q फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखें ये हमने P ड्रा कर लिया और माइनस Q के लिए हमने Q की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया। अब जो इसका रिज़ल्टेंट बनेगा स्टूडेंट्स वो आपके साथ कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, और ये एंगल भी आपके साथ 45 की होगी, और ये जो रिज़ल्ट है ये P माइनस Q के इक्वल है। अब अगर इन दोनों को ज़रा मैं कंपेयर करूं, अब आप इन दोनों को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि P प्लस Q में और P माइनस Q में अब अगर आप एंगल देखें तो 45 प्लस 45 कितना एंगल बन गया है, 90 डिग्रीज़ का। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबिलिटी तब हो सकती है जब P और Q आपस में मैग्नीट्यूड में क्या हो, सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle P is acted upon by 3 forces 5 Newton, 6 Newton and 7 Newton shown in the figure. What is the magnitude of the resultant force along horizontal? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है ना 7 न्यूटन का, ये तो सारा का सारा हॉरिजेंटल पे है। ये जो 6 न्यूटन का फोर्स है इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा 6 cos 60, और ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा 5 cos 90। तो ये कंपोनेंट तो ज़ीरो हो गया क्योंकि cos 90 ज़ीरो की इक्वल होता है। तो हमारा आंसर होगा 7 प्लस 6, और cos जो आपके साथ 60 होता है स्टूडेंट्स, ये √3/2 के इक्वल होता है। तो आपके साथ 7 प्लस 3/√3। ठीक है, तो इससे आपका आंसर जो आएगा स्टूडेंट्स वो तकरीबन मेरे लिहाज से देखें, इस वैल्यू को देखें, अगर ये वैल्यू मिसाल के तौर पे √4 होती ना तो आपके साथ 7 प्लस 6 रिज़ल्ट आ जाता। 7 प्लस 6 से आपके साथ जो रिज़ल्ट आता वो 13 आता। अब जो हमारा ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो 13 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 13 से कम जो ऑप्शन है वो हमारे साथ एक ही ऑप्शन है, और वो हमारे साथ है 10। तो हमारा राउंड अबाउट आंसर जो है वो 10 आएगा। वैसे ये आंसर 10 से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन अब ऑप्शंस में 10 है तो हम 10 को ही जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। Which of the following is a false statement? A vector cannot be divided by another vector. ये ऑप्शन ट्रू है, हम वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ आइदर अ स्केलर और अ वेक्टर, ये ऑप्शन भी ट्रू है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसके बारे में हमने कहा था कि जब इसकी वैल्यू स्मॉल हो, 10 डिग्रीज़ के इक्वल या कम हो तो हम इसको वेक्टर कंसिडर करते हैं, और जब इसकी वैल्यू लार्ज हो 10 डिग्री से तो हम इसको स्केलर कंसिडर करते हैं। सिंस एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन इज़ आल्सो कम्यूटेटिव। स्टूडेंट्स, ये बात सही नहीं है। a प्लस बी और a माइनस बी तो सेम होते हैं, लेकिन a प्लस बी और b प्लस a तो सेम होते हैं, लेकिन a माइनस बी और b माइनस a आपके साथ सेम नहीं होते। मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो ये सेम होते हैं, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से ये फिर सेम नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है, और ये डेल्टा भी करेक्ट है। अगर आपको f और f से वापस f मैग्नीट्यूड चाहिए तो एंगल 120 होना चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट्स आपके साथ चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट था।
The sum of magnitude of the forces acting at a point is 6 Newton. The resultant of these forces is perpendicular to the smaller one, has a magnitude of 8 Newton. If the smaller force is x, then what is the value of x? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये तो आपके एक्सरसाइज के जो MCQs है बुक का उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को देखें कि द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, ठीक है। तो लेट सपोज मैं स्मॉलर फोर्स ड्रॉ कर लेता हूँ और उस स्मॉलर फोर्स को मैं x कह देता हूँ, और ये जो है रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्टेंट ये वो कह रहे हैं कि ये इसका जो वैल्यू है वो 8 है और वो स्मॉलर फोर्स को परपेंडिकुलर है। तो वो दूसरा फोर्स फिर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह होगा, मतलब ये आपके साथ x है, ये y है और ये z है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, y स्क्वायर के। अब इसमें आपके साथ एक वैल्यू गिवन है और वो आपके साथ है 8, और वो कौन सी वैल्यू है, वो इसकी वैल्यू है, ठीक है, z स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपने इसमें जो है x की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें अब आपको स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी होगी ना कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इस पे इसकी जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और ऐसी 3 वैल्यूज़ जो आपके साथ इस पाइथागोरस थ्योरम को जस्टिफाई करता है ना, ऐसी 3 वैल्यूज़ को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे 3, 4 और 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। जैसे 6, 8 और 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। इसी तरह 5, 12 और 13 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज़ जो इस पाइथागोरस थ्योरम को जस्टिफाई करते हैं उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आप ज़रा इस अपने क्वेश्चन को जिसमें एक वैल्यू 8 है इनको इन टेबल्स के साथ कंपेयर करें तो देखें ये वो वैल्यू 8 है, इसका मतलब वो दूसरी वैल्यू 6 होगी और तीसरी वैल्यू 10 होगी। तो ये होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर, ठीक है। और आपके साथ स्मॉलेस्ट फोर्स की वैल्यू मांगी थी, मतलब जो कि ये पहला फोर्स है, तो इसकी वैल्यू आपके साथ क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 6 न्यूटन आ जाएगी। और आप ज़रा यहाँ पे एक और बात पे भी गौर करें कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं x और y, 6 और 10, इन दोनों को अगर हम सम करें तो उससे क्या आता है, 16 न्यूटन भी आता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस क्वेश्चंस में जो हमें गिवन है वो इस ट्रिपलेट ने वो जस्टिफाई कर दिए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 6 है। When we multiply a vector with a scalar which is greater than 0, तो स्टूडेंट्स ग्रेटर दैन 0 में तो 2 सिचुएशंस आपके साथ आती हैं। एक तो ये सिचुएशन भी होती है कि 0 लेस दैन n लेस दैन 1, मतलब 0 और 1 के दरमियान। और फिर ये सिचुएशन भी आती है कि n इज़ ग्रेटर दैन 1, तो इससे तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ हो जाता है और इससे मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये होगा कि मैग्नीट्यूड में इंक्रीज़, मस्ट इंक्रीज़ नहीं, मस्ट रिमेन सेम नहीं, मस्ट डिक्रीज़ नहीं। और डेल्टा ऑप्शन को हम करेक्ट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड में इंक्रीज़ में डिक्रीज़। और अगर स्टूडेंट्स n की वैल्यू 1 हो जो भी इस कंडीशन को जस्टिफाई करती है तो फिर रिमेन सेम भी रह सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। Let we have a vector a which is multiplied with a scalar and we finally get a vector b.
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, ये एक आपके साथ वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है ना, और ये बी वेक्टर तब आया है जब हमने इस वेक्टर ए को जो है एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। जिस तरह वो क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि वी हैव अ वेक्टर ए एंड वी मल्टीप्लाइड दिस वेक्टर विद अ स्केलर और फिर वी गेट अ वेक्टर बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली अगर आप देखें तो हमारी बुक में स्केलर से दो मतलब लिए गए हैं, और वो ये है कि स्केलर डायमेंशनल भी हो सकता है, मतलब ऐसा स्केलर जिसका कोई यूनिट हो, और स्केलर से कभी कभार हमारी बुक में सिर्फ एक नंबर भी कभी कभार मतलब उसका होता है ना। तो अगर स्केलर एक नंबर हो, अगर स्केलर क्या है, एक नंबर हो, तो फिर तो b और a जो है डायमेंशनली एक ही चीज़ होंगे। लेकिन अगर ये स्केलर ख़ुद एक डायमेंशनल क्वांटिटी है तो फिर तो जब a के यूनिट के साथ इस स्केलर का यूनिट मल्टीप्लाई होगा तो b का यूनिट तो चेंज हो जाएगा। तो जब b का यूनिट चेंज हो जाएगा या b का डायमेंशन चेंज हो जाएगा तो फिर तो हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज़ जो है आप मोमेंटम को देखें ना, mv। अब देखें स्पीड के साथ मास जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या चीज़ आ गई है, मोमेंटम। अब आप मोमेंटम और वेलोसिटी को तो ऐड नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वी मे नॉट एड ए एंड बी आता है। लेकिन अगर आप इस तरह करें, अब जैसे आप जो है वो उसका फॉर्मूला देखें इनपुट एनर्जी का फार्मूला है इफ़िशेंसी इनटू आउटपुट एनर्जी। अब इफ़िशेंसी जो है वो तो ख़ुद डायमेंशनल नहीं है, वो तो सिंपल एक नंबर है। तो यहाँ आप आउटपुट और इनपुट को आपस में ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये भी जाउल में है वो भी जाउल में है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें चार्ली बनता है। वी मे और वे नॉट ऐड वेक्टर ए एंड बी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर स्केलर्स का मतलब सिर्फ डायमेंशनल लिया जाए, ठीक है, मतलब इस नंबर को हम स्केलर में इंक्लूड ना करें, तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा बनता है। वी कैन नॉट एड ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स whose sum is a null vector। स्टूडेंट्स फॉर मिनिमम वेक्टर्स 2 है, और वो दो मिनिमम वेक्टर्स कौन से होंगे, वो दो मिनिमम वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, मतलब मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स का सेम होगा और डायरेक्शंस उन दोनों वेक्टर्स की एक दूसरे के अपोजिट होंगी, और जब ये सम होंगे तो आपके साथ नल वेक्टर आएगा। स्टूडेंट्स दो फोर्सेस हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और एंगल भी इनके बिटवीन 120 डिग्रीज है। तो इसका जो रिज़ल्टेंट होगा स्टूडेंट, उनके लिए आप जो है देखें इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें ना। ये मैं आपको रिज़ल्टेंट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। पैरेललोग्राम को आप कंप्लीट करें और फिर आप इनके ऑपोजिट वर्टेक्स को जॉइन कर दें, तो ये इनका रिज़ल्टेंट ग्राफिकली ड्रॉ होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि जब दोनों वेक्टर्स की वैल्यू सेम हो और एंगल भी 120 हो तो इनका रिज़ल्ट भी वही वैल्यू होता है। तो आपके साथ इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 10 न्यूटन। Students, if A cross B is null vector and A dot B is minus AB। ठीक है, अच्छा A dot B जो है स्टूडेंट्स ये नेगेटिव तब होता है ना
जब आपके साथ थीटा की वैल्यू 180 डिग्रीज़ हो और उसी 180 डिग्रीज़ पे क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस 1 के, जबकि साइन ऑफ 180 ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इसका मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है स्टूडेंट्स, वो 180 डिग्रीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेक्टर P1 इज़ अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब उसकी डायरेक्शन है I यूनिट वेक्टर, इफ़ इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विथ अनदर वेक्टर P2 इज़ ज़ीरो। तो P2 जो है उसके साथ, मतलब P1 जो है उसका वेक्टर प्रोडक्ट P2 के साथ क्या है, वो नल वेक्टर है। तो नल वेक्टर तो तभी पॉसिबल है जब इनके दरमियान एंगल ज़ीरो हो या एंगल इनके दरमियान क्या हो, 180 हो। ठीक है, तो देखें अगर ज़ीरो एंगल होगा तो P2 की डायरेक्शन भी I होनी चाहिए, और अगर 180 होगा तो P2 की डायरेक्शन माइनस I होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन करेक्ट आता है और वो आपके साथ अल्फ़ा ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ, द वेक्टर A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो आपके साथ वेक्टर गिवन है, देखें PI प्लस PJ प्लस 3K, ये वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर PI माइनस 2J माइनस K, ये कह रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो फिर ज़ीरो आना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट को हम अप्लाई करते हैं और उसको ज़ीरो के इक्वल करते हैं। P इंटू P से P स्क्वायर आ जाएगा, फिर P इंटू -2 से -2P आ जाएगा, फिर +3 इंटू -1 से -3 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें हम 1 बाय 1 ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ज़ीरो को अगर पुट करें तो ये तो जस्टिफाई नहीं हो रहा, 1 को पुट करें तो फिर भी जस्टिफाई नहीं हो रहा, 2 को अगर पुट करें तो 4, फिर भी ये जस्टिफाई नहीं हो रहा, अगर 3 को पुट करें तो 9 माइनस 6 माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसका क्या बनता है, 3 बनता है। व्हेन वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर देन P एंड Q। अच्छा, ये दोबारा वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि P और Q एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। P को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं P, Q को भी 1 के साथ तो Q, और इसको ज़ीरो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होगा कि इनके परपेंडिकुलर होने के लिए P जो है वो -Q के इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों वैल्यूज़ मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन साइन उनका अपोजिट हो। और स्टूडेंट्स ये आप देखें डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स F एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एंड प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है कि वर्क जो होता है स्टूडेंट्स, ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। 6 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 12। फिर हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -3 के साथ तो -6 आंसर आ जाएगा। तो अच्छा, फिर हम 12 जो है उसके साथ आ गया -6, फिर हम -3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे P के साथ। तो -3 को P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3P इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 12 माइनस 6 से 6 -3P इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से P की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ अल्फ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ स्टूडेंट्स कि अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग y एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स दिस, what is the work done by the force if it is moving in the displacement of 20 मीटर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 20 मीटर्स J और फोर्स हमें ये गिवन है। तो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। J की वैल्यू यहाँ पे 20 है और यहाँ पे J की वैल्यू
30 है। तो हम 20 इंटू 30 कर लेंगे, जिससे हमारा आंसर आएगा 600 जूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इस MCQ में हमारे साथ चार्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ a डॉट b इज़ √3/2 AB। वैसे स्टूडेंट्स a डॉट b जो होता है ये किसकी इक्वल होता है, AB cos थीटा के। मतलब यहाँ पे cos थीटा की जगह क्या आया हुआ है, √3/2, और ये एक ही एंगल पे आता है जब एंगल 60 हो। सो द एंगल बिटवीन a एंड b इज़ थीटा। तो ये जो थीटा वैल्यू है ये 60 होगी, और ऑटोमेटिकली फाई की वैल्यू फिर 30 होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बीटा बनता है। नेक्स्ट MCQ है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स A और B विच आर बोथ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, द एरिया बिटवीन देम इज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखें, आपको ये एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर A जो कि है 2i + 3j, और ये आपको गिवन है वेक्टर b जो कि है i + 4j। ठीक है, और आपसे इस पैरेललोग्राम का एरिया मांगा है। तो स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, वो असल में होता है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का हमने इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अच्छा, एक बात तो क्लियर कर लें स्टूडेंट्स कि ये जो एरिया होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगी। मतलब वो ये जो दो वेक्टर्स हैं ये कौन से प्लेन में हैं, XY प्लेन में हैं। तो ये जो n यूनिट वेक्टर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का जो n यूनिट वेक्टर होगा ना, वो इन दोनों को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले तो आप इस पे सोचें, क्योंकि आपको डायरेक्शंस भी गिवन है ना, देखें डायरेक्शंस भी आपको गिवन है। तो उन डायरेक्शंस को अगर आप सोचें ना, तो इस MCQ में आपको मैग्नीट्यूड को फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो XY प्लेन को परपेंडिकुलर है, और वो है Z एक्सिस, और ये इसका करेक्ट ऑप्शन आपके साथ चार्ली बन जाएगा। ठीक है, वैसे अगर ये क्वेश्चन जो है दो ऑप्शंस ऐसे होते जिसमें अलॉन्ग Z एक्सिस होता, तो फिर आपको जो है ये कैलकुलेशन करनी होती, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम एक डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं जिसमें फर्स्ट रो जो है वो यूनिट वेक्टर्स का होता है, दूसरा रो जो होता है वो वेक्टर A के कंपोनेंट्स का होता है, और तीसरा रो जो है वो वेक्टर B के कंपोनेंट्स का होता है। इस पे आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह इस पे आगे क्वेश्चन होगा भी, उसमें फिर हम इसका शॉर्टकट भी देख लेंगे कि 3x3 वेक्टर्स का 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके साथ क्वेश्चन है कि इफ़ x and y denote the sides of a parallelogram whose area is half xy, then the angle between xy is। मतलब इनका जो एरिया आ रहा है ना, तो वो आ रहा है, एरिया का जनरल फार्मूला हमारे साथ क्या है, एरिया का जनरल फार्मूला है XY sin थीटा, लेकिन वो कह रहे हैं कि एरिया XY इंटू हाफ के इक्वल है। इसका मतलब साइन थीटा हाफ के इक्वल है। तो अगर साइन थीटा हाफ के इक्वल है तो वो तभी पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू आपके साथ 30 डिग्रीज हो। तो ऑप्शन अल्फ़ा आपके साथ करेक्ट ऑप्शन आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, इफ़ R इज़ दिस एंड P इज़ दिस, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसको भी अब हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है स्टूडेंट्स वो R क्रॉस P के इक्वल होता है। तो अब इसके लिए हमें जो है अब वो 3x3 वाला मेथड यूज़ करना होगा। तो स्टूडेंट्स पहला जो है रो यूनिट वेक्टर्स का, दूसरा रो जो है वो R के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, और तीसरा रो जो है स्टूडेंट्स वो P के कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, अब इसका शॉर्टकट ये है स्टूडेंट्स कि आप इसको 2 दफ़ा लिख लें।
ठीक है, 2 दफ़ा लिख लें। और सबसे पहले आप इस तरह करें ना कि यहाँ से आप 3 डायगोनल्स ड्रा कर लें इस तरह, ठीक है, ये 3 डायगोनल्स इस तरह, और इन तीनों को आप जो है आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मतलब पहले आप देखें इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे आपके साथ आ जाएगा क्या, 8 4 32 ना, 32 के। फिर आप इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें तो इससे ज़ीरो आ जाएगा। फिर आप इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें, इससे भी ज़ीरो आ जाएगा। और स्टूडेंट्स इसके जो तीनों के साइंस हैं ना, ये आपने पॉजिटिव में लेने। फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर लें इस पोजीशन से, और इस पोजीशन से आप 3 डायगोनल्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले देखें आप इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 8 16 आई, और फिर आप इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें तो उससे ज़ीरो आ जाएगा। इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें, उससे भी आपके साथ ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन इन तीनों के साइंस आपने अपोजिट लेने हैं, मतलब इन तीनों के साइंस आपने एज इट इज़ लेने हैं और इन तीनों के साइंस आपने अपोजिट लेने हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका आंसर आएगा ये आपके साथ आए -16i + 32j, -16i + 32j। अब ऑप्शंस में देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है वो एक भी ऑप्शन नहीं है, एक भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो अगर इस ऑप्शन अल्फ़ा में यहाँ माइनस होता तो फिर हम इसको जो है वो करेक्ट कर लेते, ठीक है। तो अब उसके लिहाज से हमें जो है कोई दूसरा मेथड सोचना होगा, और या तो SMCQ में हमारे साथ फिर करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। स्टूडेंट्स दूसरा मेथड सोचते हैं। दूसरा मेथड ये है स्टूडेंट्स कि ये जो आपके साथ L आया है ना, ये L इस R को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और L इस P को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मतलब हमारे साथ L डॉट R भी ज़ीरो होना चाहिए और L डॉट P भी हमारे साथ क्या होना चाहिए, ज़ीरो। अब ज़रा आप स्टूडेंट्स इस ऑप्शन अल्फ़ा को देखें, ऑप्शन अल्फ़ा को, और इस R को देखें, तो यहाँ पे L डॉट R ज़ीरो आ रहा है क्योंकि वहाँ J यूनिट वेक्टर है और इधर J यूनिट वेक्टर है ही नहीं। अच्छा, यहाँ देखें इसको और इसको, इसमें भी L डॉट R ज़ीरो आ रहा है और इसमें भी L डॉट R ज़ीरो आ रहा है। तो अब हम इसके ज़रिए भी चेक नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, तो हम इस P के ज़रिए चेक करते हैं। तो पहले इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स, इस ऑप्शन का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ और 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और ये तो दोनों प्रोडक्ट्स पॉजिटिव आएंगे। लेकिन इस बीटा को देखें, अगर 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ तो +64 आएगा, और अगर -32 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ तो -64। तो उसके मुताबिक हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनता है स्टूडेंट्स, वो बीटा ऑप्शन पॉसिबल है। Next question, a vector of magnitude 10√3 and another vector of magnitude 5 are inclined at an angle of 30 degrees, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर ये वेक्टर 30 है ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला 60 हो जाएगा, और आपका क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10√3 × 5 इंटू साइन ऑफ 60। साइन ऑफ 60 √3/2 के इक्वल होता है। ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो 5, और ये 3 जो है ये अंडर रूट से बाहर निकल आएंगे, तो 5 5 25 और 25 3 75। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा स्टूडेंट्स वो आपके साथ होगा 75, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके साथ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर
in which there is a vector A and 4 choices for vector B that only differs in orientation. Which of the following is correct? अच्छा, आपको ये देखें, एक वेक्टर A गिवन है ये, और वेक्टर B के लिए आपको ये 4 चॉइसेस गिवन है, ठीक है, जिसमें एक पैरेलल है, ये B1 जो है पैरेलल है, B4 जो है एंटी पैरेलल है, B3 इसके साथ एक एंगल बना रहा है, और B3 जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि A डॉट B इज़ मैक्सिमम इन केस ऑफ B1, ये बात तो ठीक है। A डॉट B इज़ नेगेटिव इन केस ऑफ B4, ये भी ठीक है। A डॉट B इज़ ज़ीरो इन केस ऑफ B3, ये भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसमें डेल्टा है। वेक्टर C is obtained by cross product of A and B, where A is this and B is this. What is the projection of C along A? Students, अगर C जो है, अगर C वेक्टर A और B का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो फिर तो C जो होगा वो A को परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर वेक्टर का तो दूसरे वेक्टर पर कोई प्रोजेक्शन जो है वो नहीं होता, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज़ गिवन बाय दिस, इफ़ ओमेगा एंड आर आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वी देन, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ v कितना होगा? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें इन वेक्टर्स का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद फिर हमें, मतलब पहले तो हमें v वेक्टर फाइंड करना होगा ना। v वेक्टर के लिए हम वही शॉर्टकट स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे, i j k, फिर ओमेगा के वैल्यूज़ 1 -2 2 1 -2 2, और फिर r के वैल्यूज़ 0 4 -3 0 4 -3। अब देखें ये डायगनल देखें, ये तो 0 हो गया, ये डायगनल देखें ये हो गया 8i, ये डायगनल देखें ये हो गया -3j, ठीक है। अच्छा, अब ये डायगनल देखें, इससे 6i आता है लेकिन हम -6i लिखेंगे। ये डायगनल देखें, इससे 4k आता है लेकिन हम -4 k लिखेंगे, और ये डायगनल देखें इससे 0 आता है। तो रिज़ल्टेंट आपके साथ हो जाएगा स्टूडेंट्स 2i -3j -4k, ठीक है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 9 + 16, तो 9 + 16 से 25, और 25 + 4 से 29, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ अल्फ़ा आ गया 29/√। अच्छा, गिवन A and B द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ B along A is। स्टूडेंट्स आपके साथ A डॉट B जो होता है, A डॉट B, उसका फार्मूला है AB cos थीटा, और यहाँ से वो आपको क्या पूछ रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ A पूछ रहे हैं along B, मतलब आपसे वो पूछ रहे हैं A cos थीटा। तो A cos थीटा जो है ये इक्वल होता है A डॉट B डिवाइडेड बाई B। तो सबसे पहले तो हम A डॉट B को फाइंड करते हैं, 2 और 1 तो 2 आ जाएगा, फिर 3 और 1 तो +3, तो इससे आपके साथ आ जाएगा 5। और स्टूडेंट्स फिर 5 को किसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है? B के मैग्नीट्यूड पे, तो B का मैग्नीट्यूड होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 5/√2 चार्ली आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग वायर। अच्छा, बहरहाल ये तो हमारे डोमेन का फार्मूला नहीं है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फार्मूला है μ0 / 2 π I/r।
अच्छा स्टूडेंट्स, वेक्टर x जो है ये दो वेक्टर्स की एडिशन से आता है और वेक्टर y भी उन्हीं दो वेक्टर्स की एडिशन से आ रहा है, लेकिन उस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, मतलब पहले a प्लस बी किया है फिर b प्लस a। बहरहाल इससे वेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ता, चाहे आप a प्लस बी करें चाहे b प्लस a करें, दोनों से आपका रिज़ल्ट जो होता है वो सेम है। तो यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर in which a vector A lie in the four quadrants in the fourth quadrant in the xy plane, what can be true for the relation of phi and theta? Consider all possible orientations। ठीक है। अच्छा ये जो वेक्टर A है डायग्राम में थे इन्होंने ये वेक्टर शो किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये किसी भी 4 क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, तो आप ऑल पॉसिबल को जो है वो मतलब जहन में रखें, मतलब A को आप पहले क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं, A को आप दूसरे क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं और A को आप तीसरे क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सब को आपने इसमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम जो है इसको पहले क्वाड्रेंट में ले लें तो फाई और थीटा इक्वल होते हैं, इस पहले क्वाड्रेंट में फाई और थीटा इक्वल होते हैं, सॉरी फाई इक्वल टू थीटा। दूसरे क्वाड्रेंट में आपको पता है थीटा जो है वो 180 माइनस फाई होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में वो 180 प्लस फाई होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो 360 माइनस फाई होता है। तो फाई इज़ मोस्टली ग्रेटर देन, ये भी ठीक है, फाई कैन नॉट एक्सीड थीटा, फाई कैन नॉट एक्सीड मतलब फाई थीटा से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन भी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से ठीक है। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या आ सकता है, वो हमारे साथ यहाँ पे डेल्टा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ वेक्टर बी द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। स्टूडेंट्स इस वेक्टर बी को ज़रा आप गौर से देखें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इसका x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम सबसे पहले फाई फाइंड करेंगे। तो फाई की वैल्यू होगी टेंजेंट इनवर्स 3/2 और फिर हम 180 माइनस फाई कर देंगे, तो डेल्टा ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट है। द रिवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, स्टूडेंट्स इसके रिवर्स को रेजोल्यूशन कहते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, स्टूडेंट्स अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स में मिनिमम वेक्टर्स 3 होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें कि अनइक्वल वेक्टर्स अगर आ जाए तो फिर आपका आंसर 2 होगा, लेकिन अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स आ जाए तो फिर हमारा आंसर जो है वो 3 होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ बीटा है। द एंगल बिटवीन a एंड -5a, a और -5a में स्टूडेंट एंगल जो होगा, चूँकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट हो जाएगी। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी आप किसी वेक्टर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं ना और दूसरा वेक्टर आ जाता है, तो जब तक ये नंबर पॉजिटिव होता है ना तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, और जब ये वेक्टर नंबर नेगेटिव होता है तो फिर दोनों की डायरेक्शन जो होती है स्टूडेंट्स वो ऑपोजिट हो जाती है। तो यहाँ जो ये नंबर है स्टूडेंट्स ये नेगेटिव है, तो इससे दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ जो है वो डेल्टा होगा। A force of 20 न्यूटन एक्ट्स along x एक्सिस, अगर वो सारा फोर्स x एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसका y कंपोनेंट जो आपके साथ होगा स्टूडेंट्स वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, two forces are acting together on an object, the magnitude of their resultant will be minimum अगर वो एक दूसरे को एंटी पैरेलल हैं। इस x कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज़ अंडर रूट 3 टाइम्स इट्स y कंपोनेंट। अगर वो कह रहे हैं
कि आपके साथ जो x कंपोनेंट है वो है √3 टाइम्स y कंपोनेंट। तो अगर इससे हम ay/ax को सब्जेक्ट कर दें तो ये 1/√3 आता है, और ay/ax जो है स्टूडेंट्स ये टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। अब टेंजेंट जो है ये 60 डिग्रीज पे 1/√3 के इक्वल होता है, ठीक है। इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू a माइनस बी, स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन पहले भी अटेम्प्ट किया था कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी जो है इनका रिज़ल्ट आपस में इक्वल हो, ठीक है, तो ये एक ही एंगल पे पॉसिबल है और वो आपके साथ है 90 डिग्रीज़, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन इसकी ये है कि अगर b की वैल्यू ज़ीरो होना तब भी a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे इसमें स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने a प्लस बी जो है उसका जो शॉर्टकट फार्मूला पढ़ा था ना, वो था a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और a माइनस बी जो है उसका जो हमने शॉर्टकट फार्मूला पढ़ा था वो था a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। जब इसमें आप थीटा की जगह 90 पुट करते हैं तो पहला फार्मूला भी a² प्लस b² और दूसरा भी a² प्लस b² के इक्वल आ जाता है, तो इसलिए 90 एंगल पे इनका रिज़ल्ट जो होता है वो सेम होता है। द पेयर ऑफ फोर्सेस कैन गिव अ रिज़ल्ट ऑफ 2 न्यूटन। स्टूडेंट्स इस फोर्स को देखें, इसका जो रिज़ल्ट है वो 0 से लेकर 2 तक हो सकता है, इसका रिज़ल्ट 2 से लेकर 4 तक, इसका रिज़ल्ट 1 से लेकर 3 तक। तो स्टूडेंट्स 2 वैल्यू तो इन सब के रेंज में आती है, तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डेल्टा होगा। द एंगल ऑफ अ वेक्टर विथ y एक्सिस इज़, स्टूडेंट्स अगर हम इसका एंगल फाइंड करें टेंजेंट थीटा के फार्मूला से तो ये होगा √12/2। √12 को स्टूडेंट्स हम 2√3 भी लिख सकते हैं बाई 2, ये 2 कैंसिल तो √3। तो थीटा की वैल्यू टेंजेंट थीटा की √3 वैल्यू किस पे आती है 60 डिग्रीज पे, लेकिन स्टूडेंट्स वो x एक्सिस के साथ तो नहीं पूछ रहे हैं एंगल, वो तो y एक्सिस के साथ पूछ रहे हैं। तो अगर x एक्सिस के साथ 60 है तो y एक्सिस के साथ एंगल 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as the angle between two forces increases from 0 to 180, स्टूडेंट्स जब एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान 0 से 180 की तरफ शिफ्ट होता है तो जो एडिशन होता है स्टूडेंट्स उसका रिज़ल्ट मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। तो द रिज़ल्ट जो है वो क्या होगा, रिज़ल्ट आपके साथ डिक्रीजिंग होगा। वैसे आपके साथ जो क्या होता है, जो मैक्सिमम रिज़ल्ट होता है वो a प्लस बी होता है और मिनिमम रिज़ल्ट जो होता है वो a माइनस बी होता है। अच्छा, इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज़। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये है कि ये इसका ये जो एंगल होगा ना ये 60 डिग्रीज़ होगा, और इसका जो x कंपोनेंट बनेगा वो होगा a cos 60, और इसका जो y कंपोनेंट होगा वो होगा a sin 60, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है स्टूडेंट्स 60 की जगह इसी 30 को कंसिडर करते हैं तो फिर a होगा a cos 30 और ये दूसरा होगा a sin 30, ठीक है। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है जो भी आप लेना चाहें, लेकिन अब देखें चाहे sin 60 है चाहे cos 30 है, दोनों √3/a के इक्वल है, तो y कंपोनेंट आपके साथ जो होगा वो √3/a होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन नंबर 14 इन एक्सप्रेशन ऑफ ay कैन बी रिटन एज। अब देखें ay जो है स्टूडेंट्स वो आपने देखा
कि वो a sin 60 भी है और a cos 30 भी है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा हो जाएगा। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर r इज़ शोन इन द फिगर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप इन तीनों वेक्टर्स में ज़रा फोकस करें। देखें, पहले वेक्टर a ड्रॉ हुआ है, उसके हेड पे वेक्टर b ड्रॉ हुआ है और उसके हेड पे वेक्टर c ड्रॉ हुआ है, और a का टेल जहाँ से स्टार्ट हुआ था c का हेड उसी जगह पे आके रुक गया है। इसका मतलब इन तीनों का सम जो होगा वो आपके साथ नल वेक्टर होगा, और इस तीनों का सम जो होगा वो नल वेक्टर किस ऑप्शन में मौजूद है? वो हमारे साथ बीटा ऑप्शन में मौजूद है। What is the angle between A and B if A and B are equal and R is under root 3 times A? ठीक है, R जो है ये under root 3 times A के इक्वल है, और A और B का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इस फार्मूला से सॉल्व करें, R इज़ इक्वल टू अंडर द रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो r की जगह अंडर रूट 3a लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर cos ऑफ थीटा, ठीक है। और दोनों साइड्स पे अगर हम स्क्वेयर्स ले लें तो यहाँ से ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और 3 रह जाएगा और a स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये 2a स्क्वेयर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो a स्क्वेयर बच जाएगा इज़ इक्वल टू 2a स्क्वेयर कॉस ऑफ थीटा। a स्क्वेयर कैंसिल, यहाँ 1 रह गया, तो कॉस ऑफ थीटा इज़ 1/2। कॉस ऑफ थीटा 1/2 स्टूडेंट्स कौन से एंगल पे आता है? 60 डिग्रीज पे आता है। The resultant force of two vectors shown in the figure has a magnitude of। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस फिगर को जो है वो थ्रू स्केल कंसिडर करें, तो थ्रू स्केल अगर हम इसको कंसिडर करें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि वेक्टर A और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो इसमें R जो होगा वो होगा a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, तो ये 2a स्क्वेयर आ जाएगा अंडर द रूट, तो ये अंडर द रूट 2a आ जाएगा। तो ऑप्शंस के मुताबिक जो है करेक्ट ऑप्शन जो हमें नज़र आ रहा है वो हमें बीटा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर द एंगल बिटवीन f1 एंड f2, f1 और f2 के दरमियान एंगल मालूम करना है, ठीक है। और अगर इसको भी हम डायग्राम के मुताबिक देखें, ठीक है, चलें पहले तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इस एंगल को हम कह देते हैं थीटा, ठीक है। तो अगर हम जो है साइन इनवर्स ले लें थीटा, तो सॉरी साइन थीटा अगर ले लेना साइन थीटा, तो साइन थीटा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो साइन थीटा नहीं लेते, हम लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इज़ बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो थीटा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट्स, आप में से हो सकता है कि इस ऑप्शन को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं है स्टूडेंट्स क्योंकि वेक्टर्स के दरमियान जब भी एंगल फाइंड किया जाता है ना वेक्टर्स के दरमियान, तो उस वक्त जो है उन दोनों वेक्टर्स के आपस में टेल्स जो है टेल्स वो एक दूसरे के साथ जॉइन होना बहुत ज़रूरी है। तो देखें, ये जो वेक्टर f1 है ना, ये जो यहाँ पे वेक्टर f1 है, इस वेक्टर को हमें जो है वो ड्रैग करना होगा,
और इस वेक्टर को हमें यहाँ तक लाना होगा, देखिए यहाँ तक, ठीक है। और जब हम इस वेक्टर को यहाँ तक ले आए ना, तो अब हमें ये एंगल जो होगा ये फाइंड करना होगा। मतलब जो है हमें जो थीटा फाइंड करना होगा ना, वो आपके साथ होगा 180 माइनस कॉस इनवर्स F1 बाई F2, ठीक है। तो ये एंगल हमें फाइंड करना होगा। और कॉस जो है मतलब आपके साथ इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो 180 के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें फिर हमें स्टूडेंट्स ये करना होगा ना कि आपके साथ ये जो फार्मूला है कॉस इनवर्स माइनस F1 बाई F2, ये जो है आपके साथ किसके इक्वल आता है, 180 माइनस कॉस इनवर्स F1 बाई F2 के इक्वल आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ यहाँ पे क्या आता है, चार्ली आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इन द फिगर इन द XZ प्लेन इज। XZ प्लेन, XZ प्लेन का मतलब ये है कि इसमें B की वैल्यू 0 होगी। तो आपके साथ जो है इसका पोजीशन वेक्टर AI प्लस CK होगा। AI प्लस CK आपके साथ कौन सा ऑप्शन आता है, ये आपके साथ आता है चार्ली ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैन नॉट बी। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अ वेक्टर इज़ आ, अच्छा स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर है ना 1/√2 i प्लस 1/√2 j, अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1/√2 होल स्क्वायर, तो इससे 1/2 प्लस 1/2 अंडर द रूट और इससे 1 आता है। तो ये असल में कौन सा वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है। द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ। अच्छा स्टूडेंट्स ज़रा आप इस बात पे गौर करें कि इस दूसरे वेक्टर से अगर आप 3 कॉमन कर लें तो आपके साथ i प्लस 3j प्लस 5k, तो ये जो वेक्टर है ना वेक्टर a, ये देखें वेक्टर a, जब इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इससे फिर क्या बनता है, ये दूसरा वेक्टर बनता है। तो ये जो एक वेक्टर है ये तो दूसरे वेक्टर का एक नंबर मल्टीपल है ना, और नंबर मल्टीपल और वो नंबर भी पॉजिटिव है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, ये एक दूसरे को पैरेलल होंगे। For a physical quantity to be declared as a vector quantity, students vector quantity के लिए 3 conditions हैं, मैग्नीट्यूड का होना, डायरेक्शन का होना और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके साथ डेल्टा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेक्टर इज 2i प्लस 2j माइनस 3k इज प्रेजेंट इन स्पेस, व्हाट इज इट्स लेंथ अलॉन्ग z एक्सिस। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर इस पे हम z एक्सिस को देखें तो z एक्सिस पे जो इस वेक्टर की लेंथ है वो 3 है। हम -3 नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन ये जो इसकी लेंथ है ना ये पॉजिटिव z एक्सिस पे नहीं है, इसकी लेंथ है नेगेटिव z एक्सिस पर। तो अब ये जो क्वेश्चन में इन्होंने z एक्सिस का वर्ड यूज़ किया है, अगर इनका मतलब पॉजिटिव z एक्सिस है तो फिर तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव z एक्सिस पे तो इसकी लेंथ 0 है। लेकिन अगर इनका मतलब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मतलब कंप्लीट z एक्सिस को कंसिडर करना है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, तो फिर z एक्सिस पे जो लेंथ बनता है वो 3 का बनता है। अब इन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं कहा, बहरहाल
जब किसी एक्सिस की बात होती है तो उसमें कंप्लीट एक्सिस को कंसिडर किया जाता है, तो उस लिहाज से हम करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा ही कंसिडर करेंगे। A vector R is shown in the figure. What is the maximum number of its components in the xy plane? Students, चूँकि rectangular components का जिक्र नहीं किया, generally xy components का जिक्र किया है, तो उसमें हम जो है फिर किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे? इनफाइनाइट के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होता स्टूडेंट्स, तो फिर हम जो है वो 2 कंपोनेंट्स को सेलेक्ट। जी, तो नेक्स्ट आपके साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, कंसिडर द फिगर इन विच अ वेक्टर ए इज शोन विच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विथ एक्स एक्सिस एंड फाई विथ वाई एक्सिस एज शोन, एज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज फॉल्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन है कि एज थीटा डिक्रीजेस, एज थीटा डिक्रीजेस, तो जब थीटा डिक्रीज करेगा तो एक्स कंपोनेंट इंक्रीज़ होगा और वाई कंपोनेंट डिक्रीज़ होगा, मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है। ए वाई इंक्रीजेज एज फाई डिक्रीजेस, फाई अगर डिक्रीज़ होगा तो वेक्टर वाई की तरफ जाएगा और ए वाई डिक्रीज़ होगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देखें, ए एक्स इज़ इक्वल टू ए वाई। स्टूडेंट्स, अगर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते ना, ए एक्स इज़ इक्वल टू ए वाई, ए एक्स का फार्मूला होता ए कॉस थीटा और ए वाई का फार्मूला होता ए साइन थीटा, और ये जो है 45 डिग्रीज़ पे ये ट्रू है कि ये भी 45 हो और ये भी 45 हो, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते तो फिर ये बात ट्रू होती। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स एरो हेड्स लगे हुए हैं और एरो हेड्स में इसकी डायरेक्शन आई है, इसकी डायरेक्शन जे है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो चार्ली ही हमारा जो है वो गलत ऑप्शन है। The position of 2 soldiers in a battle is given by this point and this point, ठीक है, from origin in kilometers. What must be the length of the position vector from B to A? वैसे B to A को पोजीशन वेक्टर कहना ठीक नहीं है, B to A को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहना ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन से तो A की तरफ नहीं है, ये तो अदर देन ओरिजिन से A की तरफ है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना होगा। उसके लिए हम करेंगे 5 माइनस 2 3i, फिर 6 माइनस 3 3j, फिर 7 माइनस 4 3k, और अब इसका मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 से हमारे साथ आएगा 27 अंडर द रूट। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये 25 अंडर द रूट होता तो उससे तो 5 आंसर आ जाता ना, तो अब 5 से थोड़ी हायर वैल्यू जो है वो 5.2 को हम करेक्ट कर लेंगे। 2 फोर्सेस F1 एंड F2, और इसको देखें, एंगल आपको गिवन है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग हॉरिजेंटल। तो देखें, ये जो फोर्स है ना, इसका कंपोनेंट होगा 10 cos 60, और ये जो फोर्स है ये 10 है, तो आपके साथ रिजल्टेंट होगा 10 माइनस 10 cos 60, तो 10 माइनस 10 अंडर रूट 3/2, तो ये होगा 10 माइनस cos 60 जो होता है वो 1/2 की इक्वल होता है, सॉरी, cos 60 जो होता है ये इक्वल होता है 1/2 के। और यहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक पुराने क्वेश्चन में भी हमने गलती कर दी है। अच्छा, इससे रिज़ल्ट 5 न्यूटन बनेगा, और 5 न्यूटन जो होगा ना उसकी डायरेक्शन आपके साथ, चूँकि ये फोर्स बड़ा है ना, तो डायरेक्शन आपके साथ जो है वो लेफ़्ट की तरफ होगी, तो 5 न्यूटन टू द लेफ़्ट। अच्छा, ये इनिशियल क्वेश्चंस में मेरे ख्याल में एक जगह पे हमने cos 30 की जगह, cos 60 की जगह अंडर रूट वो पुट कर दिया था,
देखिए ज़रा, मुझे अब थोड़ा सा याद आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें भी देखें cos 60 है और cos 60 की जगह √3/2 नहीं आता, 1/2 आता है, ठीक है। और ये 7 + 3 हो जाएगा, जिससे एग्जैक्टली 10 आंसर आता है, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में कहा था कि ऑप्शन 10 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ना, लेकिन वो यहाँ ऑप्शंस में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमने cos 60 में वो √3/2 कंसिडर कर लिया था, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो 10 आ रहा है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये तो हो गए क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास √3 kg rests on a horizontal frictionless xy plane. What would be the acceleration of the block if it is subjected to two forces as shown? ठीक है। अच्छा, ब्लॉक की एक्सेलरेशन, तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, लेकिन उसमें हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि हम रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स में आपको एक फोर्स जो है वो गिवन है, एक फोर्स गिवन है, वो कितना है, वो है 5 न्यूटन। और दूसरा फोर्स जो आपको गिवन है वो कितना है, वो है 10 न्यूटन। और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा 120 डिग्रीज़, ठीक है, 120 डिग्रीज़ एंगल बनेगा। तो सबसे पहले तो इस तरह करते हैं ना कि इनका हम जो है वो रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, और वो ये है कि वेट को भी तो हम कंसिडर करेंगे ना, वेट को भी तो कंसिडर करेंगे। तो वेट को अगर हम कंसिडर, और वो इसलिए कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें मास गिवन है, तो इसका वेट जो होगा ना वो होगा 10√3, ठीक है। तो इस तरह करते हैं ना कि इस एंगल को फ़िलहाल थोड़ा सा कर लेते हैं इग्नोर, और ये जो 10 न्यूटन है ना, इसको रिज़ॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में। ये हो गए दो कंपोनेंट्स। ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा 10 cos 60 और ये वाला कंपोनेंट होगा 10 sin 60। 10 sin 60 से 10√3 आता है, √3/2, जिससे 5√3 आता है, ठीक है। और 10 cos 60 से 5 आता है। अब ये 5 और 5 तो हो गए बैलेंस, ठीक है। 5 और 5 क्या हो गए बैलेंस। और अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस जो हैं, एक 10√3 है और दूसरा जो है आपके साथ 5√3 है। तो उसमें आपके साथ रिज़ल्टेंट जो फोर्स बनेगा ना, वो 10√3 माइनस 5√3, तो रिज़ल्टेंट होगा 5√3। और इस रिज़ल्टेंट फोर्स को हम मास पे डिवाइड कर देंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 5, लेकिन वो अलॉन्ग क्या होगा, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। सो ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो 5 है। वैसे ये क्वेश्चन इन्होंने दे तो दिया है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को लॉजिकली फ़िज़िकल वर्ल्ड में देखें तो इसकी जो एक्सेलरेशन हो रही है ना, तो वो डाउनवर्ड हो रही है। मतलब वेट का कंपोनेंट इसको डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, लेकिन ये सरफेस इसे रिएक्शन भी देगा, ठीक है। तो ये सरफेस जो इसे रिएक्शन देगा ना, तो वो तो डाउनवर्ड एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन बहरहाल अब ऑप्शंस के मुताबिक हम जो है वो बीटा ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़, अच्छा यहाँ पे एक शॉर्टकट सुन लें स्टूडेंट्स। अगर आपको 2 डायमेंशनल वेक्टर्स गिवन हो ना, 2 डायमेंशनल, और अगर वेक्टर बी के जो कोफिशिएंट्स हैं ना वो रिप्लेस हो जाए, ये देखें 3 जो है वो यहाँ आ गया है और 2 जो है वो पीछे चला गया है, और साथ में ये साइन भी चेंज हो जाए, तो वो वेक्टर्स हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये बात जहन में याद रखें, ठीक है। वैसे अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो इससे 2 3s are 6 और -6 रिज़ल्ट उससे 0 आता है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसलिए ये वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे।
इन 2D द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज़ इनफाइनाइट। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते तो 2। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन नॉट एक्सीड 180। ठीक है, जो सबसे बड़ा एंगल होता है दो वेक्टर्स के दरमियान वो 180 होता है। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड 3 होते हैं। ठीक है, अ वेक्टर f मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, व्हाट इज़ द वर्क? तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और -2 को -3 के साथ, तो 8 जाउल्स आपके साथ इसका वर्क होगा। द रिजल्टेंट ऑफ p क्रॉस 0 इज़, जिस वेक्टर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, उससे नल वेक्टर बन जाता है। 2 forces 4 and 3 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द बॉडी ऑफ 5 kg। अगर 3 और 4 स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर एक्ट करें ना, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसका जो रिजल्टेंट बनता है वो 5 न्यूटन बनता है, और इसकी ये जो एक्सेलरेशन होगी वो F/m, तो मास भी 5 है तो इसकी एक्सेलरेशन होगी 1। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स A, B and C आर रेस्पेक्टिवली 13, 5 and अच्छा, इन वैल्यूज़ को ज़रा देखें स्टूडेंट्स, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अच्छा, 5, 12 और 13 ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, तो अगर ये दो आपके साथ जो है कंपोनेंट्स हैं A और B और 13 उसका रिज़ल्ट है, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे कर रहे हैं, और पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करने के लिए उनके दरमियान एंगल जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। द एंगल बिटवीन P क्रॉस Q और Q क्रॉस P, स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव तो नहीं होता, और उसकी डायरेक्शन को चेंज करने से जो है वो वेक्टर की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाती है। तो अगर लेट्स सपोज P क्रॉस Q की डायरेक्शन फ़र्ज़ करे डॉट होगी, आउट ऑफ द प्लेन होगी, तो Q क्रॉस P की डायरेक्शन क्रॉस होगी, वो इनटू द प्लेन होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, बल्कि ये ऐसे वेक्टर्स होंगे ना कि अगर हम इन वेक्टर्स को ऐड कर दें तो हमारे साथ नल वेक्टर आएगा, मतलब ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। ठीक है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज़, तो स्टूडेंट्स एरिया के लिए तो हमें जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फिर हमें वही शॉर्टकट अप्लाई करना होगा, i j k 2 3 0 2 3 0 और फिर 1 4 0 1 4 0। ठीक है, पहले हम इस रो का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो ये है 3k, फिर इसका प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट भी 0 आ जाएगा, फिर हम इस रो का प्रोडक्ट लेंगे वो भी 0, इसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो होगा 8k, लेकिन हम -8k लिखेंगे, और इसका प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5k। तो -5k तो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स? उसका मैग्नीट्यूड है 5। अ वेक्टर दिस एक्टिंग ऑन अ बॉडी विद अ वेलोसिटी दिस, फाइंड पावर। पावर आपको पता है कि पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो 6 × 4 24, 8 × -2 तो -16 + 60, 24 - 16 + 60, तो ये आपके साथ 24 - 16 से 8 आ जाएगा +60, तो 68 वाट्स आपका आंसर। अ वेक्टर दिस इज़ ऑर्थोगोनल टू द सेकंड वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में मतलब 90 डिग्रीज़ के एंगल में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये 5 × 3 15, 2 × 1 +2 और -2n इज़ इक्वल टू 0, तो 2n इज़ 17, n इज़ 17/2, जिससे 8.5 आता है। अ कैरम बोर्ड ब्लॉक इज़ हिट बाय अ फोर्स ऑफ दिस डिस्प्लेस थ्रू दिस। काइनेटिक एनर्जी जो है ये वर्क होती है, और वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 10 × 4 40, -4 -12,
तो 40 माइनस 16 से 24 आंसर आ जाएगा। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 9 एंड 5 इज़ 4। स्टूडेंट्स, एक वेक्टर है 9, दूसरा वेक्टर है 5 और रिजल्टेंट उसका क्या आ रहा है 4। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब इनका एंगल 180 डिग्रीज़ हो, ठीक है। और क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आता है ना, और सब्ट्रैक्ट किस एंगल पे किया जाता है 180 पे। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, तो एंगल अगर 180 है तो क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होगा। A force F displaces a body from this point to this point। तो सबसे पहले तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, तो वो हो जाएगा 4i + 4j - 1k। और अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो 2 और 4 8 + 12 + 2, तो 8 + 12 20, 20 + 2 22 joules। A vector A and B exists in the same plane, what must be their dot product? तो 6 × -2 से -12, फिर 3 × -3 से -9, तो -21 इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। What must be the angle between this vector and this vector? स्टूडेंट ज़रा दोबारा गौर करें, इस 7 को देखें, ये यहाँ आ गया है, 2 को देखें, ये यहाँ आ गया है और साइन भी चेंज हो गया है। तो ये कौन से एंगल पे होंगे? ये होंगे 90 एंगल पे। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है, 90 के साथ उन्होंने 270 भी दिया हुआ है, 270 भी साथ में उन्होंने दिया हुआ है। और 270 के लिए अब ज़रा हमें इन वेक्टर्स को थोड़ा सा ड्रॉ करना होगा, थोड़ा सा इनको हमने करना होगा ड्रॉ, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज 7i और ये 2j, तो एक वेक्टर तो ये बनता है, और दूसरा है -7i और 2j, दूसरा वेक्टर जो है 2i और -7j, तो दूसरा वेक्टर यहाँ बनता है ना, ठीक है। तो इसमें ये एंगल, ये तो 90 बन रहा है और ये वाला एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज है ये 270 बन रहा है। तो मेरे ख्याल में करेक्ट ऑप्शन हमें डेल्टा पे जाना चाहिए, बोथ बी एंड सी पे। Which of the following pair represents orthogonal vectors? तो orthogonal वो होंगे जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और अगर आप इस ऑप्शन डेल्टा को देखें स्टूडेंट्स, इन पोजीशंस को देखें ये पोजीशंस भी चेंज हुई है और साइन भी चेंज हुआ है, मतलब डेल्टा ही हमारा। स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन में A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कहा होता कि वो कब A डॉट B के इक्वल होता है, तो वो तो 45 एंगल पे इक्वल होता है। लेकिन जनरली A क्रॉस B कभी भी A डॉट B के इक्वल नहीं होता, क्योंकि A क्रॉस B एक वेक्टर क्वांटिटी है और A डॉट B एक स्केलर, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स शोन इन द फिगर इज़, अच्छा, एक भी 10, दूसरा भी 10, एंगल 60, तो 10 × 10 × cos ऑफ 60, तो ये हो जाएगा 100/2 50 आंसर आपका इसका आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। सो वर्क जो है स्टूडेंट्स, इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो चार्ली हमारा करेक्ट ऑप्शन है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट? A डॉट B और B डॉट A तो करेक्ट होता है। A डॉट B जो है वो A की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है, इस पे आगे बात करेंगे, ये इनकरेक्ट लग रहा है। A डॉट B इज़ मैक्सिमम when theta is 90, ये बात भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा हो गया। B और C दोनों इसमें गलत हैं। Two vectors are shown in the figure will be perpendicular if, ठीक है। अच्छा देखें, ज़रा देखें स्टूडेंट्स, ये 3 की वैल्यू देखें यहाँ आ गई है,
तो 1 की वैल्यू कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे, तो b की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होनी चाहिए। और अगर यहाँ क्वेश्चन में प्लस होता ना तो फिर b की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, -1, लेकिन फ़िलहाल b की वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if vector a, b and c vectors lies in one plane and all are non-zero vectors, अच्छा, such that a dot b is 0 and a dot c is 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि a और b जो है वो या तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं और बाकी तो ज़ीरो तो वो नहीं हो सकते, और इसका मतलब ये है कि a और c भी एक दूसरे को क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। मतलब a जो है ये b को भी परपेंडिकुलर है और a जो है ये c को भी परपेंडिकुलर है। और अजीब बात ये है कि ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अच्छा चलें, बहरहाल, देन पिक वन द रॉन्ग स्टेटमेंट। a is perpendicular to c, ये तो a is perpendicular to c, ये तो ठीक है। b is perpendicular to c, b और c आपस में तो या पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे ना, क्योंकि दोनों a को परपेंडिकुलर हैं। तो इस पे बात करते हैं। b may be parallel to c and b may be anti parallel to c। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है चार्ली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर्स a को परपेंडिकुलर हैं तो आपस में वो क्या हो जाएंगे, आपस में वो पैरेलल हो जाएंगे। सो ये कह रहे हैं पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये तो जो है रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें कौन सी बन सकती है स्टूडेंट्स, रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें बीटा बन सकती है कि b इज़ परपेंडिकुलर टू c। b परपेंडिकुलर टू c नहीं होगा, b या तो पैरेलल टू c होगा या एंटी पैरेलल टू c होगा। ठीक है ना। इफ़ a इज़ 3i + 4j और देन द कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b इज़, ठीक है। अच्छा, वैसे इसमें अगर आप देखें ना, इसमें अगर आप देखें इस b वेक्टर से अगर आप 2 कॉमन कर लें तो ये होता है 3i + 4j। मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर्स तो बिल्कुल एक दूसरे को पैरेलल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि a का b का मैग्नीट्यूड जितना है ना, a का जो मैग्नीट्यूड है वो उसके हाफ के इक्वल है। तो a तो सारा का सारा b के ऊपर पड़ा हुआ है, a इज़ होल जो है वो अलॉन्ग b। तो मतलब a का अगर हम सारा का सारा मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना जिससे 5 आता है, वो सारा का सारा b के ऊपर पड़ा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका अल्फ़ा होगा। द प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a, द प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a का मतलब होता है b cos थीटा, और ये इक्वल होता है a डॉट b डिवाइडेड बाय a के। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके साथ क्या आता है, वो वैसे तो चार्ली ऑप्शन है, लेकिन ज़रा आप जो है इस अल्फ़ा ऑप्शन को भी देखें। अल्फ़ा ऑप्शन भी करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें डेल्टा है। द एंगल बिटवीन a एंड b इज़ थीटा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा देखें a क्रॉस b जो होता है ना, और ये जो वेक्टर है -b क्रॉस a, ये तो एक दूसरे को पैरेलल होंगे। तो जब ये एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो तो सबसे मैक्सिमम आएगा, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा अगर वो सबसे मैक्सिमम आएगा तो देखें a क्रॉस b का फार्मूला है ab sin थीटा, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है दोबारा ab sin थीटा के साथ। ठीक है, सो ये हो जाएगा a² b² sin² थीटा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको करते हैं। i क्रॉस j से k आता है, k क्रॉस j से -i आता है, और -i डॉट i से -1 आता है। Which of the following statement is not correct? Magnitude of cross product is maximum, ये तो करेक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव, ये भी करेक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट
इज़ नॉन एसोसिएटिव, ये भी करेक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। फॉर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी लाइंग इन द सेम प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो हम ए क्रॉस सी करेंगे ना, इससे जो रिज़ल्ट आएगा, लेट्स सपोज इससे रिज़ल्ट आएगा डी, तो ये डी तो ए को भी परपेंडिकुलर होगा, ये डी बी को भी परपेंडिकुलर होगा, ये डी सी को भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। वो तो उस प्लेन को परपेंडिकुलर हो जाएगा जिसमें ये तीनों वेक्टर्स हैं। तो इसकी जगह अगर मैं डी लिख लूँ और डी का मैं बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ, तो डी और बी का कौन सा एंगल है? डी और बी का तो 90 एंगल है, और 90 एंगल पे स्टूडेंट्स जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो ज़ीरो होता है। If A cross B is C and C lies along y axis, तो अगर C स्टूडेंट्स y axis पे लाई कर रहा है ना, तो फिर ये A और B कौन से प्लेन में होने चाहिए? ये XZ प्लेन में होने चाहिए। बीटा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। The line of force passes through a point where position vector is this. The torque about a point with a position vector this is. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें मोमेंट आर्म को फाइंड करना होगा। उसके लिए ये दो पोजीशन वेक्टर्स हमने सब्ट्रैक्ट करने होंगे, ठीक है। तो मोमेंट आर्म के लिए 2i माइनस आई से i आ जाएगा, j माइनस 2j से प्लस 3j आ जाएगा, और k माइनस k 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब टॉर्क हमने मालूम करना है स्टूडेंट्स। टॉर्क का फॉर्मूला है r क्रॉस f, ठीक है, r क्रॉस f। अच्छा, अब देखें, वैसे तो हम उसको वो जो डिटर्मिनेंट का मेथड है उससे भी कर सकते हैं ना, लेकिन ज़रा एक दूसरा तरीका जो हमने पहले भी अप्लाई किया हुआ है उस पे ज़रा देखते हैं। अगर टॉर्क r को परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, तो इनका जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट होगा ना, वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो ज़रा देखते हैं कौन सी सिचुएशन में हमारे साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है, ठीक है। इस पहले सिचुएशन का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो 4 + 9, ये तो ज़ीरो नहीं आता। इस दूसरे सिचुएशन में लें तो 3 + 21, इससे भी ज़ीरो नहीं आता। इस सिचुएशन में लें तो -12 + 12, चार्ली से ज़ीरो आता है, ठीक है। चार्ली ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इफ़ A क्रॉस B इज़ इक्वल टू B क्रॉस A क्रॉस B, तो स्टूडेंट्स हमारे साथ B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, क्योंकि अगर A क्रॉस B की डायरेक्शन डॉट है तो B क्रॉस A की डायरेक्शन तो क्रॉस है। लेकिन ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब इसकी डायरेक्शन का हमें पता ही ना हो, मतलब इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो जाए, और वो तब होंगे जब इन दोनों से नल वेक्टर आएगा। और इन दोनों से नल वेक्टर स्टूडेंट्स किस एंगल पे आता है? 0 डिग्रीज पे आता है, ठीक है। A डॉट बी होल स्क्वायर प्लस A क्रॉस B होल स्क्वायर, स्टूडेंट्स इससे, ये आपकी बुक का असाइनमेंट भी है, इससे A स्क्वायर B स्क्वायर आता है। वैसे A डॉट B स्क्वायर से आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इससे आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे अगर आप A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन कर लें तो वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आता है। नेक्स्ट आपके साथ क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिस एंड दिस इज। तो स्टूडेंट्स, एंगल को फाइंड करने के लिए नॉर्मली हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, A डॉट B इज़ A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो सबसे पहले A डॉट B फाइंड करते हैं। -2 × 1 तो -2, फिर +3 × +2 तो 6, और फिर ये हो जाएगा -4। वैसे इनके डॉट प्रोडक्ट से ज़ीरो रिज़ल्ट आ गया, और डॉट प्रोडक्ट से अगर ज़ीरो रिज़ल्ट आ गया तो इसका मतलब ये 90 एंगल पे है एक दूसरे के साथ। अ वेक्टर इज़ डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड एंड वेक्टर बी इज़ डायरेक्टेड टू द नॉर्थ। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B? अच्छा देखें,
ये आपके साथ हमने बना लिए हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। और एक वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, ठीक है, तो एक वेक्टर क्रॉस है उसकी डायरेक्शन, और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो क्रॉस है इस तरह, ठीक है, इस प्लेन से वो इनटू द प्लेन है, ठीक है। तो ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये वेक्टर बी है। अगर आप इसका राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर आप इसका लेंगे ए क्रॉस बी ना, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो आप राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक करें, इस वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल करें तो थंब की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ आती है। Two vectors such that A dot B is equal to A cross B magnitude। तो स्टूडेंट्स ये तो तभी पॉसिबल है जब थीटा क्या हो 45 हो, ठीक है। देन अगर हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करें तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 45, कॉस ऑफ 45 इक्वल होता है 1/√2 के, ठीक है। सो ये 2 को अगर हम 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख लें तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab डेल्टा ऑप्शन है। इफ़ ए डॉट बी इज़ इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी सी इज़ इक्वल टू 0। ए डॉट बी इज़ इक्वल टू 0 का मतलब ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, और A क्रॉस C इज इक्वल टू 0 मीन्स A इज़ पैरेलल टू C, ठीक है। तो इसका मतलब C और B जो है ये भी आपस में परपेंडिकुलर हो गए, और अगर ये परपेंडिकुलर हो गए सो द एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्रीज। A प्लस B इंटू A क्रॉस B। स्टूडेंट्स आपको पता है कि A प्लस बी जो होता है इससे प्लेन चेंज नहीं होता, इसका रिज़ल्ट सेम प्लेन पे आता है, और A क्रॉस B जो है इसका रिज़ल्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो एंगल होगा वो 90 होगा, और 90 एंगल्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा 0 होता है। 0 ऑप्शन यहाँ नहीं है तो हम नन ऑफ दीज को सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स ये आपके साथ इस चैप्टर के MCQs थे। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे और आपने अपने मिस्टेक्स भी जो है रेक्टिफाई कर लिए होंगे। जिस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई या हो सकता है ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन मुझसे कोई गलती हुई हो तो दोनों के बारे में आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ जो है आपके इस टेस्ट में ड्यूरिंग चेकिंग जो है वो कितने मार्क्स आए वो भी आप कमेंट्स में शेयर करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि लेक्चर जो है वो आपको समझ आया है कि नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है फोर्स एंड मोशन पे होगा और उसके MCQs भी फिर आपके साथ शेयर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। खुदा हाफिज़।